GNN की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। रात से हम आपको गाहे बगाहे और मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। जैसे जैसे नताइज आते रहे हमने आपको इससे आगाह किया और GNN की स्क्रीन पर आप देखते रहे कि कौन सा उम्मीदवार आगे है और कौन सा पीछे है। मुकाबला है डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के दरमियान। इनमें से कौन बनेगा सदर और दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स कौन बनेगा, इसका फैसला होने जा रहा है। अमरीकी सदारती इलेक्शन में नताइज आने का सिलसिला जारी है और अब तक के रिजल्ट के मुताबिक जो बाइडेन को डोनाल्ड ट्रंप पर बरतरी हासिल है। बिल्कुल, जो बाइडेन 237 इलेक्टोरल वोट्स के साथ आगे हैं, जबकि ट्रंप के इलेक्टोरल वोट्स की तादाद 210 है और वो जो बाइडेन से पीछे हैं। ट्रंप ने फ्लोरिडा और टेक्सास के मैदान जीत लिए हैं और ट्रंप का तमाम स्विंग स्टेट्स में बढ़तरी के बाइस जो बाइडेन को टफ टाइम भी हम देख रहे हैं। 237 जो बाइडेन और अब 213 हो चुके हैं ट्रंप के इलेक्टोरल वोट्स। 3 वोट्स बढ़ चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता ट्रंप जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और अब जो मोस्टली रिजल्ट सामने आ रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स के, उसमें हम यही देख रहे हैं कि ट्रंप जो हैं वो आगे हैं और बड़े मार्जिन से भी हमें नजर आ रहा है कि वो आगे हैं। फ्लोरिडा से जीत चुके हैं ट्रंप, आयोवा से जीत चुके हैं, मोंटाना से जीत चुके हैं, इसके साथ साथ ट्रंप ओहायो से भी जीत चुके हैं। जबकि मिनेसोटा की बात की जाए तो वहाँ से बाइडेन जीते हैं, हवाई से भी बाइडेन जीते हैं, यूटा से ट्रंप जीते हैं और कैलिफोर्निया से भी बाइडेन ही जीते हैं। तो रेड स्टेट्स जो हैं उनकी तादाद हमें सलमान जो है इस वक्त एक मैप जो है वो हमारे सामने नज़र आ रहा है, उसमें नज़र आ रही है कि रेड स्टेट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं जबकि ब्लू स्टेट्स थोड़ी कम नजर आ रही हैं। लेकिन 237 जो बाइडेन और ट्रंप 213 213। और जैसे कि आगाज़ में जब रिजल्ट्स आने का सिलसिला शुरू हुआ था तो कहा जा रहा था कि जो बाइडेन तो बहुत ही आगे निकल गए हैं, बहुत ही जो है अब ट्रंप को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, उनके इलेक्टोरल वोट ज़्यादा होने चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके। लेकिन ट्रंप ने बड़ी लंबी छलांग मारी है और वो एकदम से पहुँचे हैं 213 पर और काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट जो है सलमान हमें यहाँ पर इन दोनों का नजर आ रहा है। और थोड़ी देर पहले जो बाइडेन ने बात भी की अपने हामियों से और उन्होंने शुक्रिया अदा किया उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लिया और उसको जो है कामयाब भी बनाया है। लेकिन अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है और अमरीकी इंतखाबात के बारे में कहा जाता है कि जो भी जीतता है तो हारने वाला जो उम्मीदवार होता है उसको ग्रीट करता है जाने से पहले। लेकिन इस दफा ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। दोनों जानी दुश्मन एक दूसरे के लगता है कि जी हाँ। और अभी जैसे आपने बताया कि अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि जो बाइडेन जो है वो डेलावेयर में आए और उन्होंने अपने जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनका शुक्रिया भी अदा किया और उन्होंने जीतने का जो है वो इंदिया दे दिया है कि वो जीत रहे हैं। फ्लोरिडा, मिनीसोटा और जॉर्जिया के बारे में उन्होंने कहा कि वो पुरुमीद हैं। दूसरी जानिब ट्वीट भी किया एक। जी हाँ। और दूसरी जानिब अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े मार्जिन से जीत का दावा कर दिया है और कहा कि हमारी जीत बड़ी है लेकिन वो इंतखाब में धांधली कर सकते हैं, जीत चोरी करने की इजाजत हरगिज नहीं देते। ये वो बातें हैं जो हम सुनते आ रहे हैं, हम देखते आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी इस बात का इंदिया, इस बात का इशारा दे चुके हैं। जब मेल इन वोटिंग की बात हो रही थी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी निशाना बनाया और तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने यही कहा कि जी अगर ऐसा हुआ तो ये डिसीजन जो है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और साजिद तारड़ साहब जो हैं वो भी मुसलसल ये कह रहे थे कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। थोड़ी सी फील आई है जब हम पाकिस्तान के इंतखाबात की कवरेज कर रहे होते हैं, ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, उसमें धांधली की बहुत ज्यादा बातें होती है। लेकिन ट्रंप ने भी कह दिया है कि अगर वो हारे, यानी कि उन्होंने पहले कह दिया कि अगर वो हारे तो वो ये कहेंगे कि धांधली हुई है। तो ट्रंप की धांधली की ट्वीट पर ट्विटर ने वार्निंग का निशान लगा दिया है और इस ट्वीट में कुछ मवाद मुतनाज़े है जो इलेक्शन के लिए गुमराह कुन हो सकता है। ट्विटर की जानिब से ये लेबल लगा दिया गया है। इससे पहले भी ट्विटर की जानिब से पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी ट्विटर की जानिब से उनकी इस तरह की ट्वीट्स का नोटिस लिया गया है, उस पर वार्निंग लेबल्स जो हैं वो लगाए जा चुके हैं। आयशा, बल्कि हमने देखा है कि जो फेसबुक है वो भी उनकी जो है वो पोस्ट जो है वहां से उड़ा देता है। तो ट्रंप भी उधार नहीं रखते किसी का आगे वो शिकायत उनको रही है लेकिन मार्क ज़करबर्ग जाते हैं। और अब ये देख रहे हैं हम कि जो उनका जो ट्वीट है इसमें आप देख सकते हैं कि आखिर में एक वार्निंग साइन है और ये क्लियरली बता रहा है, ये लेबल है ट्विटर की जानिब से। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्या कहते हैं सलमान के इससे पहले जब इलेक्शन हुए थे 2016 तो कैम्ब्रिज एनालिटिका
उसका बड़ा जिक्र हुआ था कि किस तरह से सोशल मीडिया और वो जो उनकी इन्फॉर्मेशन है लोगों की उसको इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद जो मार्क ज़करबर्ग हैं वो भी कांग्रेस में पेश हुए थे और उनसे काफ़ी सवालों जवाब हुए थे। 2016 की बात कर रहे हैं, हम उससे भी पीछे चले जाते हैं और हम कुछ तारीख का जिक्र करते हैं, और जब हम तारीख का जिक्र करेंगे तो फिर हम ऐसे शख्सियत को एक बार फिर अपनी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाने जा रहे हैं जो कि तारीख को भी अच्छी तरह जानते हैं, फॉरेन अफेयर्स को भी अच्छी तरह समझते हैं और बड़ी गहरी होता है। जी बिल्कुल, और बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। हम जिक्र कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नासिर बेग चुगताई साहब का, जिनको हम प्यार से NBC भी कहते हैं। और मैं यहाँ लेवरेज लेते हुए NBC से सवाल करूंगा क्योंकि मैं इनका शागिर्द भी हूँ और फॉरेन अफेयर्स हूँ, चाहे इंतखाब होते कैसे हैं, इंतखाब जो है वो कवर किस तरह किए जाते हैं, ये हमने नासिर बेग चुगताई साहब से सीखा है। NBC सर, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं ट्रांसमिशन में। और हम कुछ अब ये धांधली की बातें सुन रहे हैं। आवाज नहीं आ रही सर आवाज आ रही है। मैंने कहा कुछ धांधली की अब आवाजें आना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तानी इलेक्शन जैसा माहौल लग रहा है, जैसी बातें होती है ना वैसी वो सुन नहीं पा रहे हैं गालिबन NBC हमें, तो कोशिश करेंगे एक मरतबा फिर उनसे रब्ता करें। और ये उस वक्त के मनाजिर दिखा रहे हैं अपने नाज़रीन को जब जो बाइडन डेलावेयर में आए थे। उन्होंने अपने जो कारकुनान हैं, अपने हिमायती जो हैं, उनसे बात की थी और उन्होंने ये कहा था कि हम जीत रहे हैं। और क्या लगता है उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था सलमान आपको कि वो मेरा ख्याल है फिलहाल हम तबसरा कुछ भी नहीं कर सकते, ना करना चाहिए, क्योंकि जो हम एटलीस्ट उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसकी बात कर सकते हैं। यही हम पूछना चाहेंगे, यही हम NBC से भी पूछेंगे नासिर साहब से कि ये पहले क्यों आ गए हैं। ठीक है, अभी हम तो इससे पहले हमने बात की थी NBC से, तो वो कह रहे थे कि ये अनप्रेडिक्टेबल था कि वो आए हैं इस तरह से और आगे उन्होंने बात करते हैं। हाँ बिल्कुल सर, नासिर साहब अब आवाज यकीनन आपको आ रही है। जब हमने देखा था 2013 का इलेक्शन हुआ था, पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, तो जरा जब स्पीच कर दी थी नवाज शरीफ साहब ने तो बड़ा इस पर एतराज उठा था बाद में कि बड़ी जल्दी स्पीच कर दी है। गो कि ये जरा मुख्तलिफ स्पीच है जो कि इन्होंने की है जो बाइडेन साहब ने। ये क्या पैगाम देना चाह रहे थे सर इतना जल्दी आके? ये तो चुराना चाहते हैं ट्रम्प साहब को, सीधी सीधी सच्ची बात ये है कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और कह भी गए। वाली बात थी कि ना फतेह का ऐलान किया ना कामयाबी का ऐलान किया, मुबारकबाद देते रहे। तो आप समझते हैं मुबारकबाद क्यों दी जाती है। और ट्रम्प चिढ़ गए वाकई, और ट्रम्प ने फौरन ट्वीट बैक किया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और बहुत अच्छा जिक्र किया आप दोनों ने कि वो ट्वीट किया है, उस पर वार्निंग किया है। वो ट्वीट किया और कहा कि जी हमने तारीखी कामयाबी हासिल की है और रात को मैं इसका ऐलान करूंगा, और ये कि हमारा वोट चोरी होने वाला है, धांधली होगी। अच्छा, ये धांधली का तो पता है ना आपको हमारे बारे में कि हमारे यहाँ तो कहते थे धांधली धांधला होता है, हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर धांधला होता है। फिर हमारे यहाँ और भी टर्म्स आ गई, इलेक्शन इंजीनियरिंग, पोलिंग इंजीनियरिंग, प्री पोल इंजीनियरिंग, ये सब टर्म्स आ गई। तो ये मेरा ख्याल है अमेरिका में सब कुछ होता है। अमेरिका में अगर आप देखें कि क्या फंडिंग होती है उम्मीदवारों की, अरबों खरबों रुपए डॉलर खर्च किए जाते हैं इलेक्शन कैंपेन पर, और वो जायज़ है उनके यहाँ इंतखाबात के लिए फ़ंड लेना जायज़ है, उसका खर्च करना जायज़ है, और उसका हिसाब किताब खैर रखना पड़ता है। नाज़िर साहब, वहाँ पर ये भी इल्ज़ाम नहीं लगता, हम जरा अगर आप मुझे इजाज़त दें नाज़िर सर, हम नजमुद्दीन शेख साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लें, साबिक सफारतकार हैं आप, तज्जिया जो है वो भी करेंगे वो ठीक है। अच्छा, आगा साले साहब ने हमें एक बार फिर ज्वाइन कर लिया है, नजमुद्दीन साहब कुछ देर में हमारे साथ होंगे। आगा मोहम्मद, हमारा पैनल देखें आप कितना तगड़ा है। आयशा के एक तरफ NBC है और दूसरी तरफ जो 25 साल का एक्सपीरियंस है आगा मोहम्मद साले साहब का, सहाफत से वाबस्ता है, वो भी हमारे साथ हैं, और नजमुद्दीन शेख साहब भी जो है वो हमारे साथ होंगे। आगा साहब, सर NBC जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे, नासिर साहब की बात को जरा आगे बढ़ाते हैं कि ये जो स्पीच की है आपने इससे क्या समझा? जो बाइडन आए एकदम आके उन्होंने जीत का ऐलान भी नहीं किया और शिकस्त भी तस्लीम नहीं की, और उसके बाद बस वो कुछ थोड़ा सा शुक्रिया अदा करके अपने वोटर्स का चले गए, ये इसका मकसद क्या था? जी, बेसिकली ये एक प्रिपरेशन है कि रिजल्ट्स, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया और मैं मुसलसल ये बात कह रहा हूँ, यानी इलेक्शन से पहले कह रहा हूँ, ये अमेरिका की तारीख का वाहिद इलेक्शन है जिसके नताइज चंद हफ्तों तक नहीं आएंगे। और इन हालात में अपने सपोर्टर्स का मोरल बुलंद रखने के लिए एक वेटरन पॉलिटिशियन
इससे ज्यादा और क्या कर सकता है? सर ये तो बड़ी फिर सूरत हाल क्या होने जा रही है अगर आप ये कह रहे हैं, और सिर्फ आप ही नहीं कह रहे, हम ये देख रहे हैं कि तज्जिए आ रहे हैं, बल्कि अभी मैं देख रहा था नजमुद्दीन शेख साहब, सर लाइन हमारी बताया जा रहा है कि फिर ड्रॉप हो गई है। आगा साहब अभी मैं देख रहा था जो आरटी है उसकी तो हेडलाइन ही यही थी, उसने सुर्खी लगाई हुई थी नो विनर्स टुनाइट। तो मैं वही बात, आरटी अगर कह रहा है तो उसको तस्लीम करने में आपको इतराज नहीं है, तो इस शख्स की भी बात जो न्यूयॉर्क में रहता है, एक आम सा आदमी है और 25 सालों से कोई एतराज नहीं। अच्छा आगा सारी साहब, हम ना परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं कि ट्रम्प की परफॉर्मेंस, अगर वो जीतते हैं तो हम क्या ये कह सकते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से जीते, या अगर हारते हैं तो हम कह सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी इस वजह से वो हारे? देखिए पॉलिटिक्स में जो चीजें इस वक्त, आज देखिए एक और चीज मैं आपसे अर्ज करूं, इस वक्त जो अमेरिका है, वो अमेरिका के जो सदूर होते थे वो उन्हें आलमी रहनुमा तस्वुर किया जाता, और पिछले बराक ओबामा के बाद जो सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। सदर ट्रम्प जब से सियासत में आए, सियासत का मिजाज बदल गया है, और मैंने 2016 में ये प्रेडिक्शन दिया था पाकिस्तान के सहाफियों को और अपना एनालिसिस दिया था इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले कि मुझे सदर ट्रम्प जीतते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने ये जुमला बोला था कि 8 नवंबर का सूरज एक मुख्तलिफ अमेरिका होगा और एक मुख्तलिफ दुनिया होगी। आज आपके सामने है, दुनिया भी मुख्तलिफ है, अमेरिका भी मुख्तलिफ, और इस मुख्तलिफ दुनिया में जो ताकत का तवाजुन है वो एक बैलेंस शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। सदर ट्रंप ने जिन बुनियादों पे जो नारे लगाए थे, अपने वोटर्स के साथ जो वादे किए थे, वो उन्हें पूरा करते नजर आ रहे हैं। इसकी पहली मिसाल ये है कि उन्होंने जब ये कहा कि मुस्लिम बैन, तो सुप्रीम कोर्ट में 6 दफा वो गए और आखिरकार वो मुस्लिम बैन लगाने में कामयाब हो गए। तो इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी? और आगा शाली साहब, मुझे याद है कि जब उन्होंने 2016 में कैंपेन की थी तो उनका एक नारा ये भी था कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और अपनी पूरी इंतखाबी मुहिम में वो यही कहते आए थे कि जो अमेरिका के रिसोर्सेज हैं वो अमेरिका के लोगों पर, अमेरिकन पर लगने चाहिए। और अमेरिका के लोगों से भी जब आप बात करें तो वो यही कहते हैं कि अगर हम दूसरों को इमदाद फराहम करते रहेंगे तो अमेरिका के अंदर जो लोग हैं उनके बारे में जो है कौन सोचेगा। तो ये भी बड़ी चीज अमेरिकन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी पॉइंट को आगा साहब अगर आप इजाजत दें, जो आयशा ने पॉइंट उठाया सर, अगर इजाजत दें, क्योंकि नजमुद्दीन साहब की लाइन ड्रॉप हो गई थी, वो आ गए हैं दोबारा, प्लीज फिर नहीं है हमारे साथ, दोबारा से लाइन ड्रॉप हो गई। आगा साली साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। अच्छा देखिए, मैं आपसे एक अर्ज करूं, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये सदर ट्रंप ने बोरो किया है नारा। किससे? रोनाल्ड रेगन से। रोनाल्ड रेगन ने, जो एक हॉलीवुड के आर्टिस्ट थे, फनकार थे, मूवी स्टार थे, सुपरस्टार थे, जब वो आए तो उन्होंने ये नारा लगाया। अब वो नारा क्यों लगाया उन्होंने? उस वक्त वो अमेरिका कोल्ड वॉर जीत चुका था और अमेरिका में मुआशी मुश्किलात का सामना था, और उस कोल्ड वॉर जीतने के बाद जो उनका जो नारा था, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, सदर ट्रंप ने इस नारे में से सिर्फ लेट्स का लफ्ज हज़फ कर दिया है और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब ये जो नारा है वो लेगेसी है, उसको फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। एक रिवायती सियासतदान नहीं है सदर ट्रंप। अच्छा, अब ये आपका जो पॉइंट है सर, मुझे अगर इजाजत दें आगे बढ़ाने की, आपने जो पॉइंट दिया रिवायती सियासतदान नहीं है, नासिर साहब, सर रिवायती सियासतदान वो 2016 में जब आए थे तो उस वक्त नहीं थे, बल्कि वो तो सियासतदान भी खुद को नहीं कहते। तो अब सूरत हाल ये हो गई है, आपको लगता है सर आप क्रेडिट देंगे कि इतना कुछ उन्होंने सीख लिया कि अब वो आगे बढ़कर खुद, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अकेले तने तनहा जो हैं वो अपनी हम यहाँ से कैंपेन लड़ रहे हैं। शरी रहमान साहिबा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। अच्छा। उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। शरी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा क्या सूरत हाल आप देख रही हैं इस वक्त? जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि काफी कड़ा मुकाबला हो गया है जो बाइडेन और ट्रंप के दरमियान। जी बिल्कुल, और ये होना था। अब आप देख रहे हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज में अब ट्रंप के 212 सीटें हो गई हैं और बाइडेन की 209 हैं।
तो जो रात तक बहुत लोग कह रहे थे कि बाइडेन की पॉपुलर वोट पे लीड है, वो आपने देखा चेंज होती जा रही है। मेरी भी एक फोरम पे खासी बहस थी। मैंने कहा देखिए, अमेरिका का इलेक्शन बड़ा फर्क होता है, क्योंकि जो सेनेट होता है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होता है, पूरा कांग्रेस, वो डायरेक्ट वोट पॉपुलर वोट में आता है। ये पॉपुलर वोट में जो आपने देखा, मिसेस क्लिंटन हार गई ना, पॉपुलर वोट उन्होंने 3 मिलियन से जीता, लेकिन वो फिर भी इलेक्टोरल कॉलेज में हार गई, जहाँ 270 की उनको जरूरत होती है लीड लेने की, जो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए ये सूरत हाल होती है। अच्छा शहरी साहबा, आपको सुन भी रहे थे, आपने ये भी कहा था कि जी फ़र्क नहीं पड़ता सदर कोई भी बने, हमने ज़ाहिर है रियासत ने रियासत के साथ जो है वो चलना होता है, अमेरिका के साथ चलना होता है। क्या बिल्कुल ऐसा ही है वाकई अंदर, यानी कि ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें तो हो रही होती होंगी, कहीं ना कहीं डिस्कशन में तो आ रहा होता होगा कि भाई अगर डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं तो हमें ये फ़ायदा हो सकता है, हमारे ताल्लुकात ऐसे हो सकते हैं, अगर जो बाइडेन जीते हैं तो शायद ऐसे हो। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल होता है। हर हुकूमत, ये ह्यूमन नेचर की बात है। हर बंदा सोचता है कि मैं पाकिस्तान के लिए क्या बेहतरी ला चुकूं। जाहिर है जो भी इलेक्टेड होता है, और जैसे भी हो, आपको कितने भी बुरे लगे, मुझे कितने भी बुरे लगे, सब हम सारे यही सोचते हैं जब किसी पोजीशन में होते हैं या इवन हम एम्बेसी से बात करते हैं, तो हमारी पहली सोच होती है कि हम मुल्क के लिए क्या बेहतरी कर सकते हैं। और इसमें जाहिर है एक बात होती है, पाकिस्तान में बहुत से लोगों का ख्याल है कि कुछ डेमोक्रेट फेवर करता है और जो रिपब्लिकन हैं वो रियासती तौर पर पाकिस्तान को फेवर करते हैं। मैं समझती हूँ आजकल इस किस्म का कोई कन्वेंशनल विजडम नहीं बरोकार होता है, नब्बे में है, क्योंकि सूरत बहुत बदल गई अमेरिका में भी और दुनिया की पॉलिसी। शहरी साहिबा, इससे पहले हम बात कर रहे थे, मैंने सवाल भी किया था एनबीसी से कि अगर ट्रंप जीतते हैं तो उनके डिफरेंट तरह के मसाइल होंगे पाकिस्तान के साथ, अगर जो बाइडेन जीतते हैं तो उनके मुख्तलिफ मसाइल होंगे, तो पाकिस्तान के लिए क्या ईजी रहेगा? कौन से मसाइल को डील करना ज़्यादा ईजी रहेगा, ट्रंप या फिर जो बाइडेन? देखिए, मसाइल मैं नहीं समझती इतने फ़र्क होंगे। जाहिर है हैंडलिंग का फ़र्क होता है, और जो बाइडेन ने ईरान के हवाले से तो कहा है कि मैं ईरान में जो भी पीस डील या न्यूक्लियर डील है ओबामा का, उसको रिवाइव करने की कोशिश करूंगा, तो जाहिर है वो खित्ते में थोड़ा इस्तेकाम लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तान है, उनका तकिया हिंदुस्तान दोनों का रहेगा। अभी भी आपने देखा है ट्रंप के होते हुए कितना बड़ा और कितना, मैं समझती हूँ बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड उन्होंने डील साइन किया है, जो खारजा पॉलिसी में दुनिया ने नहीं देखा। 2+2 का अग्रीमेंट जो साइन हुआ है अमेरिका की फौज और हिंदुस्तान की फौज के दरमियान, वो, और उसका हदफ जाहिर है चाइना रहता है, लेकिन वो चाहते हैं एशिया में, पूरे कॉन्टिनेंट में, एशिया पैसिफिक में, कि हिंदुस्तान अब वहाँ बने, तरसी दें, जिससे मोदी सरकार जैसी हुकूमत कोई और भी हो, वो बहुत ही उससे हौसला पकड़ती है और अपनी अवाम दुश्मन पॉलिसियों को, कश्मीर दुश्मन पॉलिसियों को फिर वो और सख्ती से फर्क तो नहीं पड़ता। हम आशा ये कह सकते हैं कि फिर इसका मतलब हुआ कि कोई फर्क नहीं पड़ता। शहरी साहबा, आप साथ ही रहिएगा काइंडली, ज़रा मैं नासिर साहब की तरफ यही सवाल लेके जाना चाह रहा हूँ। सर नासिर साहब, फिर जो मुलाकात हुई इमरान खान साहब की डोनाल्ड ट्रंप से, हमने देखा उसके बाद ये बातें सामने आई, वो खबर निकली कि जी वो कश्मीर का जो मसला है उसमें सालिस का किरदार अदा करूँगा। उसके बाद क्या हुआ था? कुछ नहीं, ख़त्म, बात जो है वो आई गई हो गई, इसका मतलब है। हाँ, आयशा ने बहुत पहले ही मुझसे सवाल किया था, तो मैंने कहा था मजाक कर रहे हैं मुझसे आप, कि सालिसी का किरदार अदा करने की 2 बार पेशकश की और दोनों बार बेवकूफ़ बन गए हम। सीधी सीधी बात है कि वो सालिसी वालिसी, उन्होंने ये कहा था कि मैं सालिसी कराने को तैयार हूँ अगर इंडिया भी तैयार हो। तो जाहिर सी बात है ये कंडीशनल जो है ये इस तरह की है कि जो समझ में आती है कि वो सालिसी कराना नहीं चाह रहे, वो हमें थपकी दे रहे थे, हमें प्यार कर रहे थे, बहुत हमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह रखा, बड़ा अच्छा इस्तकबाल हुआ, बहुत अच्छी बातचीत थी, बड़ी इज्जत दी उन्होंने। लेकिन इज्जत इस तरह नहीं होती है। जब अमेरिकी प्रेसिडेंट इंडिया आता था तो पाकिस्तान ज़रूर आता था। आखिर में क्लिंटन साहब आए थे मुशर्रफ के ज़माने में, और मुंह छुपा के आए थे, सच में बता रहा हूँ आपको, छुपा के आए थे, टीवी पर ख़िताब किया था उन्होंने, रिकॉर्ड ख़िताब, और मुशर्रफ साहब ने प्रोटोकॉल के हिसाब से
रिक्वायरमेंट के हिसाब से शेरवानी पहनी थी। उन्होंने तो ये भी कहा था मुझे वर्दी नहीं चाहिए, शेरवानी पहन कर आओ। तो मुशर्रफ साहब शेरवानी पहनकर अकड़ते बेचारे शरीफ आदमी वो गए थे, उन्होंने इस्तकबाल किया था और वो तस्वीरें भी नहीं आई थी। और जो तो उसके बाद तो कोई नहीं आया हमारे पास। इंडिया गए, वहाँ उन्होंने मुआहदे किए हैं, वहाँ उन्होंने इंडिया को आगे बढ़ाया है, खुशकारा है चाइना की तरफ के वहाँ जाओ और बाकी पाकिस्तान को हम देख लेंगे। कश्मीर पर जो कुछ हुआ उस पर किसने क्या रिएक्शन दिया मुझे बताएं ना आप। जब हम बात करते हैं दोस्ती की, मोहब्बत की, प्यार की, तो कम से कम कश्मीर का जो मुआशरा सर यही सवाल खत्म कराए थे। साजिद तारड़ साहब से भी पूछा था और उनसे यही कहा कि जी वो जो बात की थी ट्रम्प साहब ने वो तो उन्होंने फौरन पलटे, उन्होंने कहा कि जी ट्रम्प साहब को तो छोड़े, जो उन्होंने कहा ये बताएं कि पाकिस्तान ने क्या किया उसके बाद से, पाकिस्तान ने इस मसले को कैसे टेक अप किया? जब हमने बात की थी तो तब भी उनका ये कहना था कि आप अपना जो मुकदमा है वो सही तरह से नहीं लड़ सके। सर नहीं गलत कह रहे हैं तारड़ साहब, वो अपने प्रेसिडेंट की हिमायत में कुछ भी कर सकते हैं, मुझे पता है वो किस तरह बात करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इंसानी हुकूक के अलमबरदार हैं, यूरोप वाले, अमेरिका वाले, जो ज़रा सी बात पर सूडान में और यहाँ और इंडोनेशिया, मशरक़ी तैमूर में जाके 24 घंटे में रेफरेंडम कराए थे, उन्हें क्या हुआ कि औरतों की अस्मतें लुट रही हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, अगवा किए जा रहे हैं, नाजी कैंपों में रखे जा रहे हैं और इन पर कान पे जूनी रेंगती, वो एक लफ्ज़ नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? अब इस वक्त जो मसला है वो इंसानी हकूक़ का नहीं रहा, वो मसला मईशत का है, वो मसला कारोबार का है। वो मिडल ईस्ट हो या अमेरिका हो या यूरोप हो, सारे मसले कारोबारी हैं और हमारा कारोबार छोटा है, हमारे पास कारोबार भी नहीं है, हमारी आबादी कम है, हमारी मंडी छोटी है। तो लिहाजा मंडी, मिसाइल का ज़माना तो ख़त्म हो रहा है, शायद मंडी का दौर शुरू हो चुका है। अब अगर हमें आगे बढ़ना है, अपनी मंडी को ठीक करना होगा। खारजा पॉलिसी तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, लेकिन किस तरह करेंगे हम, हमें पता नहीं। हमारा दोस्त कोई नहीं है सिवाय 2-3 के। मैं बहुत एहतियात से बात कर रहा हूँ, हमारा दोस्त कोई नहीं है, हमें दोस्त बनाने होंगे, हमें अपनी पॉलिसियां ठीक करनी होंगी ताकि हमें पता चल जाए कौन से दोस्त मौजूदा। बस 2 ही दोस्त हैं, बस तुर्की है आपके पास, एक दूसरा और है, कोई क्या है वो मलेशिया टाइप का। मलेशिया भी नहीं है मुझे अब पता है, महातिर भी नहीं है। सर चाइना भी हमारा दोस्त नहीं है, एनबीसी साहब, चाइना भी दोस्त नहीं है हमारा। चाइना सरपरस्त है हमारा इस वक्त, सरपरस्त दोस्त नहीं है। सही, आगा साले साहब की जानिब लेके चलते हैं इसी बात को। एनबीसी, आगा साले साहब, आप एनबीसी की बात सुन रहे हैं। इससे पहले भी आपसे ये मसला कश्मीर से मुतालिक और जो खारजा पॉलिसी है पाकिस्तान की उससे मुतालिक बात हो रही थी और आप ये कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है उस तरह से नहीं अपना मुकदमा लड़ पाता जिस तरह से भारत की हम लॉबिंग देखते हैं इंटरनेशनली, जिस तरह से उनकी लॉबी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको लगता है कि ये सिर्फ लॉबी की बात है या फिर जो बड़े बड़े मुल्क हैं जिन्होंने फैसले करने होते हैं, जो आलमी इदारों के सरबराह होते हैं, उनके अपने मुल्की मफाद होते हैं, उसको वो देखते हैं, मईशत इंपॉर्टेंट होती है उनके लिए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आज की दुनिया जो है मईशत की दुनिया है और ये जो मईशत है ये श्रिंक हो रही है चंद लोगों में। पहले दुनिया में हम देखते थे बिलियनर्स होते हैं और इस कोरोना के बाद और अगले 6 महीनों में आप यकीनन ये बात सुनेंगे। ये बात आज मैं बहुत दावे से कह रहा हूँ कि दुनिया में कोई ट्रिलियनर भी है, यानी जिसके $1 ट्रिलियन के असासे हैं। तो ये बातें जो है ये बिल्कुल दुरुस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं। और बेग साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बस एक बात से मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ नहीं है, बल्कि मुमकिन है वो उनकी मेमोरी में वो बात वैसे ना हो, क्योंकि मेरी मेमोरी कश्मीर के हवाले से और डोनाल्ड ट्रंप की और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मुलाकात के हवाले से बहुत फ्रेश है। मैंने कश्मीर पे एक बहुत सारा काम भी किया है न्यूयॉर्क में। तो उस हवाले से मैं एक चीज अर्ज करना चाहता हूँ कि आज का अमेरिका इंडियनाइज्ड अमेरिका है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिका। उन्होंने बिल्कुल ठीक फरमाया कि सदर बिल क्लिंटन जो थे वो इस्लामाबाद 2 घंटे के लिए रुके थे और जिस तरह से वो मुलाकात थी वो बड़ी शर्मनाक थी। इसके पीछे भी एक दास्तान है जो इसका वक्त नहीं है ये बात सुनाने का। बिल्कुल आगा साहब, जो आपने बात की है उस पर सिर्फ मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि जो आपने कहा ना कि कश्मीर ज़ाहिर है हम तो खुशनसीब हैं इस वक्त कि आप भी कश्मीर के मसले पर, और उधर नासिर साहब बैठे हुए हैं जो किताबें लिख चुके हैं और बड़े जो है इन मामलात को समझते हैं। लेकिन सर जो मैंने देखा वो मैं भी बता दूं, 2019 में
जब इमरान खान साहब न्यूयॉर्क में थे तो इत्तेफाक से जो है वो मैं भी वहीं पर था, तो आंखों मैं देखा आपका बता रहा सवाल हूँ। सुन नहीं पा रहा स्काइप पे। अच्छा, आगा साले साहब को अब आवाज नहीं जा नहीं जा रही रही है? है। ब्रेक मैं हो गई यही है, सवाल, डिस्कनेक्ट हो अगर गई सर है। हम आवाज ठीक करते हैं, मैं यही सवाल नासिर आपको साहब की मेरी तरफ ले आवाज जाता आ हूं। रही है, मुझे आपकी आवाज जी जी, नहीं आपकी आवाज आ रही है सर, हम अपनी आवाज इधर यहाँ से आपको ठीक करते हैं। नाइस साहब, सर मैंने देखा कि जो 150वीं वो एनिवर्सरी मना रहे थे, तो जो यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग थी, जब उस वहां पर हम गए तो मैं हैरान हुआ हूँ ये देख के कि हर तरफ जिधर नजर दौड़ाओ, मैंने एक दो लोगों से पूछा भी कि ये खैरियत तो है, ये तो इल्म में था कि 150वीं वो जो है वो एनिवर्सरी मनाई जा रही है, लेकिन हर तरफ इंडियन नजर आ रहे थे। हमने देखा पाकिस्तानी बाहर एहतजाज कर रहे हैं, यहाँ अंदर वो लॉबिंग कर रहे हैं, अंदर मौजूद हैं। दिया मिर्जा भी उसी में शामिल थी, ज़ाहिर है वो तो खैर एम्बेसडर भी हैं उनकी। सर लॉबिंग। हाँ, सही। हाँ बिल्कुल, देखिए दुनिया लॉबिंग पे चल रही है। एक तो मईशत जो हम दोनों एग्री कर रहे हैं, आगा साहब भी कर रहे हैं, मैं भी। और दूसरी लॉबिंग, अमेरिका में लॉबिंग बहुत ज़रूरी है। अमेरिका में लॉबिस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अमेरिका में मैं समझता हूँ कि मुशर्रफ साहब ने एक अच्छा अटैम्प्ट किया था अपने ज़माने में कि उन्होंने ईसाइयों और यहूदियों सबके साथ लॉबिंग की थी और यहूदी कांग्रेस से खिताब किया था। बहुत बड़ा खिताब था वो, मैं समझता हूँ। और शायद उस वक्त थोड़े से हालात बहुत बेहतर भी हुए थे, हम कुछ लाडले भी हो गए थे, कुछ प्यारे भी हो गए थे हम, लेकिन जाहिर है वो कंटिन्यू नहीं कर पाए हम। और आगे जो हालात बने वो इस तरह के नहीं थे कि हम उसको आगे बढ़ाएं, पुश करें। मुशर्रफ साहब भी चले गए, उसके बाद हालात भी गड़बड़ हो गए, हुकूमतें कि 2 साल 1 साल 2.5 साल इस तरह की होती रही। अदम इस्तेकाम, मईशत और लॉबिंग, ये 3 चीज़ें हैं जो आपको दुनिया में मुमताज़ करती हैं, आपको दुनिया में खड़ा करती हैं। और ख़ास तौर से यूरोप में, अमेरिका में अगर आपके पास लॉबिस्ट नहीं है। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि आपने ये जुमला अभी इस्तेमाल किया कि इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, यानी कारोबारी सब कुछ है। सर फिर पाकिस्तान जो है वो कब तक अपना इन मामलात को लेकर नुकसान करता रहेगा? मैं खुल के आपसे सवाल कर लेता हूँ कि जब इसराइल की बात आती है, जाहिर है तो हमें पता है जी हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है, हमारे पासपोर्ट पे लिखा है इसराइल के अलावा ये पासपोर्ट पूरी दुनिया के लिए वैलिड है, साउथ अफ्रीका के लिए हो गया था वो ख़त्म हो गया। तो सर सवाल ये है कि हम उसूलों पर कब तक खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, और इस मामले में फिर हमारा नुकसान होता रहेगा? बाकी मुल्क तो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, ये एक ब्लंट सवाल आपसे कर रहा हूँ। देखिए बात साफ है, जब तक हमारी खारजा पॉलिसी इस हवाले से क्लियर है कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, हमें नहीं करना चाहिए। मैं आपको छोटा सा वाक़या, बहुत छोटा सा वाक़या बताऊँ। मैं जॉर्डन में था। जॉर्डन और इसराइल के दरमियान एक ब्रिज है, उसको आप दोस्ती ब्रिज कह लें, अमन ब्रिज कह लें उसको आप। वो पार करके आप जा सकते हैं इसराइल। वहाँ एक चौकी है, मुझसे कहा गया कि चौकी पे अपना पासपोर्ट जमा करा के टोकन ले लो और जाके मस्जिद अक्सा देखा और नमाज़ पढ़ लो। मेरा बहुत दिल चाहा, मैं आगे बढ़ गया, मैं चौकी तक पहुंचा, चेक पोस्ट तक, लेकिन फिर वापस आ गया। मुझे बुरा लगा कि मेरे मुल्क का पासपोर्ट है, इस पर लिखा है नॉट फॉर इसराइल, और मैं वहाँ चला जाऊँ। लोग जा रहे थे, बाद मुझे अफसोस भी हुआ, पछतावा भी हुआ, लेकिन मैं मुतमईन था कि मैंने अपने मुल्क की जो पॉलिसी है उस पर अमल किया है। और बड़े लोग हैरान हुए इस बात पर मेरी। तो मैं समझता ये हूँ कि जब तक पाकिस्तानी कौम इस पर मुत्तफिक ना हो जाए, हमारे मुल्क मुत्तफिक ना हो जाए इसके ऊपर, मुझे पता है और भी बहुत से मुल्क हैं जो तस्लीम करने वाले हैं, लाइन में लगे हुए हैं इस वक्त। और ट्रम्प साहब का जो पूरी एफर्ट रही है पिछले 2 महीने में वो यही रही है, और भी आ जाएंगे कुछ और मुलाकातों में। तो लेकिन शायद हम अकेले खड़े हो जाएं, अकेले खड़े रहें, हमें करना तो पड़ेगा जब तक हमारी स्टेट पॉलिसी है। तो एनबीसी इसी पर सवाल मैं जो है आपसे कर लेती हूँ कि क्योंकि ट्रंप ने बहुत ज़्यादा कोशिश किया है कि इसराइल को दुनिया में तस्लीम किया जाए, तो आपको लगता है कि ये चीज़ भी असरअंदाज हो सकती है इस इलेक्शन पर और ट्रंप के लिए ज़रा बेहतरी हो सकती है मज़ीद? देखिए ट्रंप की जो लॉबी है वो तो आगा साहब को बहुत अच्छी तरह पता है। सारी लॉबीज जो हैं, नस्ल परस्त हों, सफ़ेद फार्म या जीव लॉबी हो, क्योंकि ज्यूस के लिए जो जितना काम उन्होंने किया है वो बहुत तारीख़ी काम है। जो इतना इसराइल को उन्होंने फैला दिया है कि अब वो गज़ा जो है सिर्फ वही फ़लस्तीन बाकी रहा है, थोड़ा सा इतना सा हिस्सा, पहले इतना बड़ा था नक्शे के ऊपर, अब वो छोटा सा 2 इंच का रह गया है। तो वो इतना बड़ा काम किया है, वो तो सब वोट उन्हीं को मिलने थे। इल्ला ये कि वो बहुत सेकुलर और बहुत लिबरल ज्यूस क्यों ना हो, वो तो उन्होंने शायद ना दिया उनको, लेकिन जो लॉबीज थी उन्होंने वोट दिया है और बहुत तगड़ा वोट दिया है।
जो बाइडेन से मुकाबला कर रहे हैं वो, और जीत का दावा भी कर रहे हैं कि मैं जीत गया हूँ, तो यकीनी तौर पर उन्होंने वोट दिया उनको। आगा साहब, सर आपको क्या लगता है कि क्या वजह बनी कि जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो देर से सियासत में आया, अमरीकी सियासत में, और फिर हम ये देखते हैं कि ज़ाहिर है जब आप देर से आते हैं तो जो दूसरा पहले आ चुका होता है वो नंबर ले जाता है। फिर हमें कहीं नज़र आता है कि जी तुलसी गबार्ड जो हैं उनका नाम सामने आ रहा है, कहीं कमाला हैरिस का नाम सामने आ रहा है। तो ये जो देर की है इसका क्या आपको लगता है कि खमियाजा भुगत रहा है जो पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है वहाँ पर? नहीं जी, पाकिस्तानी डायस्पोरा इसका खमियाजा नहीं भुगत रहा। 25 सालों से मैं पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, अमेरिका के साथ जो उसके जो फॉरेन अफेयर्स का मामला है, आपकी जो एम्बेसडर्स जो यहाँ आते हैं, और जिस तरह से हमारे सफारतकारों का एक रोल रहा है, और जिस बुनियादों पे आपने सफारतकार यहाँ भेजे हैं पाकिस्तान में, और जो उनकी क्रेडेंशियल्स हैं वही मतलब क्वेश्चनेबल है, तो उसमें पाकिस्तानी डायस्पोरा क्या करेगा? हमें पाकिस्तान में भी एक डिवाइड एंड रूल मिला था, और जो पाकिस्तानी तारकीन वतन है वो मुआशी हालात से घबराए हैं। सियासी हालात तो फिर कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, मईशत जो थी हमारा बहुत बड़ा फैक्टर था, और उसके बाद सियासी हालात जो दूसरा बड़ा फैक्टर था। और आप बराए करम इस बात को समझने की कोशिश करें, बहुत कम लोग अब मैंने देखे हैं इन 25 सालों में अमेरिका में तालीम के लिए आते हुए। मैंने जिसको देखा है रोजगार के लिए आते थे, और इसके बरक्स नेपाल जैसे मुल्क से बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, हाई स्कूल ग्रेजुएट करते हैं, यहाँ के कॉलेज में दाखिला लेते हैं। तो जब आपके यहाँ तालीम का शऊर और ये बात नहीं होगी तो आप कहाँ से आगे बढ़ेंगे? और पाकिस्तान के अंदर से जो सफारतकार यहाँ आए हैं पिछले अदवार में, जो सफीर बने हैं, उनका जो किरदार रहा है वो बड़ा शर्मनाक है। तो उस पे मैं क्या आपसे इसको मैं यही मैं आपसे जानना चाह रही थी आगा साहब कि क्योंकि आप वहाँ पर होते हैं, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप देखते भी हैं कि पाकिस्तानी सफीर वहाँ पर जाकर कर क्या रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, ताकि कुछ पता चले ना जो लोग यहाँ से उनको भेजते हैं कि वहाँ पे जाके काम करें। और कुछ ऐसी खबरें भी आती हैं कि वहाँ जाके वो वीजा ले लेते हैं, अपनी फैमिलीज को उधर बुला लेते हैं और फिर वहीं के होकर रह जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे सफारतकार जो आते हैं अमेरिका में, उनका ये हनीमून ट्रिप होता है, और इस हनीमून ट्रिप में मैंने सफारतकार, बहुत कम सफारतकार ऐसे देखे होंगे जिन्होंने कभी कुछ काम किया होगा। हनीमून ट्रिप है, पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, और वो पर्क्स उसको एंजॉय करते हैं। चलिए इस बात को छोड़ दीजिए एक तरफ, हम आते हैं काम की बात करते हैं कि अमेरिका के और पाकिस्तान के ताल्लुक। अब एक हदीस है कि इल्म हासिल करो साथ में चीन जाना पड़े, और मैं ये कह रहा हूं कि हम इल्म हासिल करने चीन तक भी नहीं गए, बल्कि चीन खुद हमें सबक देने के लिए हमारे मुल्क में मौजूद है, अपनी एक्सपेंशन के लिए, अपने मुआशी मामलात को आगे बढ़ाने के लिए, दुनिया की मुआशी सुपर पावर बनने के लिए। और वो बहुत करीब है कि दुनिया की मुआशी सुपर पावर बन जाएगा। लेकिन क्या पाकिस्तान के मामलात CPEC के ट्रांसपेरेंट हैं? ये एक सवाल है। और दूसरी तरफ आइए, कश्मीर के इशू पे आइए। 1 साल से ज्यादा हो गया कश्मीर में लॉकडाउन को, पाकिस्तान की सफारतकारी कहाँ है? सवालिया निशान है सर। बहुत सारे सवालात हैं, दिल तो हमारा यही था, जाहिर है क्योंकि आपका भी जो है वो वक्त है, और आप मुख्तलिफ चैनल्स पर हम देख रहे हैं, अपीयर भी हो रहे हैं, हमें भी वक्त दे रहे हैं। तो आगा साले साहब सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आगे भी हम आपको तंग करेंगे, लेकिन बज़ाहिर अब ऐसा लग रहा है कि मामला थोड़ा सा यहाँ से जो है वो बड़ा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। नासिर बेग चौथाई साहब सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा टाइम हमने आपका एक्सटेंड कराया, जैसे टाइम वोटिंग का बढ़ जाता है तो हमने कहा आप भी अपना थोड़ा सा टाइम बढ़ा दें। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सूरत हाल इस वक्त यही है कि अपडेट कर देते हैं। जी हाँ, 238 और 213 बिल्कुल। ट्रम्प जो है 213 इलेक्टोरल वोट्स के साथ पीछे हैं, जबकि जो बाइडन जो है उनके 238 वोट्स हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, नतीजे सामने आ रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स के, तो हम यही देख रहे हैं कि बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट होता जा रहा है। हमें यहाँ पे क्लोजिंग करनी है और फिर से हाजिर होंगे जब तक ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल, ब्रेक के बाद ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। आपको अपडेट्स हम देते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, और ये जो मंगल का दंगल है इसकी पिक्चर अभी बाकी है।